हरिओम तत्सत। इस जन्म कुंडली विश्लेषण को देखने से पहले जन्म कुंडली कैसे देखते हैं वह वीडियो देखना आवश्यक है। आपको जो कुंडली बनाकर भेजी गई है उसमें संपूर्ण फलादेश एवं उपाय विस्तार से आपको बताए गए हैं। यह आपको समझाने के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया जा रहा है। यह कर्क लग्न की कुंडली है। सबसे पहले हम सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। तो सूर्य इस कुंडली में धन एवं कुटुंब के स्वामी है और सप्तम भाव में विराजमान है, शनि के घर में विराजमान है। तो जिसके कारण जीवन साथी के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है, मतभेद होता है, परंतु प्रभावशाली भी होते हैं। और यहाँ से सूर्य लग्न में दृष्टि डाल रहे हैं तो शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है। तो यहाँ आपको सूर्य से संबंधित कुछ सामान्य उपाय हैं जो आपकी कुंडली में बताए गए हैं, वह करना है। लग्न के लिए तो सूर्य अच्छा है, धन एवं कुटुंब के लिए भी अच्छा है, लेकिन वैवाहिक जीवन के लिए थोड़ी ठीक नहीं है, क्योंकि सूर्य एक अग्नि तत्व ग्रह है, तो आपस में पति पत्नी में मतभेद भी करवाते हैं। चंद्रमा के विषय में चर्चा करते हैं तो चंद्रमा इस कुंडली में लग्नेश है और द्वादश भाव में चले गए और उस पर राहु की दृष्टि है। तो ऐसे व्यक्ति का जो जीवन में उन्नति जन्म स्थान से बहुत ज़्यादा दूर होती है और शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान, प्रतिष्ठा में कमी तथा परेशानी होती है, मानसिक परेशानी होती है, नींद ठीक सही प्रकार से नहीं आती है और आँखों से संबंधित भी परेशानी होने की संभावना रहती है। तो चंद्रमा का मंत्र जाप करें, सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं और भी जो उपाय बताए गए हैं वह करें और राहु से संबंधित दान एवं उपाय करें। मंगल इस कुंडली में पिता राज्य रोजगार के स्वामी हैं और विद्या बुद्धि संतान के स्वामी हैं और यह भी द्वादश भाव में चले गए, यानी कि और उस पर राहु की दृष्टि भी है। अब यहाँ एक चीज़ और देखिए, राहु चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहे हैं परंतु 23 अंश के हैं और यह 4 अंश के हैं, बहुत ज़्यादा दूरी है। तो चंद्रमा पर तो थोड़ा प्रभाव कम रहेगा, परंतु मंगल पर राहु का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहेगा कि दोनों में अंश में ज़्यादा अंतर नहीं है। तो मंगल जब द्वादश भाव में जाकर पीड़ित हो जाएंगे तो विद्या बुद्धि संतान, पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होगी और ऐसे व्यक्ति की भी उन्नति जन्म स्थान से दूर ही होगी, क्योंकि एक तो लग्नेश और दसम भाव जो है राजयोग बनाने वाले जो ग्रह मंगल वह भी द्वादश भाव में एक साथ चले गए और राहु से पीड़ित हो गए। तो इन दोनों के द्वादश भाव में विराजमान होने से यह तो तय हो गया कि ऐसे व्यक्ति की उन्नति तो जन्म स्थान से दूर ही होगी, परंतु राहु से पीड़ित होने के कारण वहां जाकर परेशानी भी होगी। जैसे मंगल विद्या बुद्धि संतान और पिता राज्य रोजगार के स्वामी हैं, उनमें परेशानी होगी और चंद्रमा तो लग्नेश है तो स्वास्थ्य जीवन की उन्नति से संबंधित परेशानी होगी। तो इसलिए यहाँ मंगल एवं चंद्रमा का मंत्र जाप करना है और जो उपाय बताए गए हैं वह करना है। राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना है। और मंगल का हम बाकी फलादेश भी देख लेते हैं कि यदि हम मंगल को बल देंगे तो क्या क्या होगा। तो मंगल यहाँ से देखिए तृतीय भाव में देख रहे हैं तो पराक्रम में वृद्धि होगी, भाई बहन का सुख प्राप्त होगा। षष्ठ भाव में दृष्टि डालेंगे तो शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहेगा, नौकरी में सफलता मिलेगी, ननिहाल पक्ष से भी संबंध अच्छा रहेगा। और यहाँ से मंगल भी देखिए सप्तम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं। अब मंगल की यह उच्च राशि है परंतु फिर भी यहाँ वैवाहिक जीवन का सुख तो मिलेगा, मतलब जीवन साथी का सुख अच्छा मिलेगा, परंतु मतभेद भी होगा। मतभेद क्यों होगा? क्योंकि मंगल और सूर्य जो है ये दोनों अग्नि तत्व ग्रह हैं जो सप्तम भाव के लिए विराजमान होना या दृष्टि डालना ठीक नहीं माना जाता है। देखिए मंगल उच्च राशि में अपने दृष्टि डाल रहे हैं तो जीवन साथी का सुख अच्छा मिलेगा, परंतु अग्नि तत्व ग्रह है तो मतभेद भी करवाएगा। परंतु मंगल यहाँ ज़्यादा बली नहीं है तो बहुत ज़्यादा मतभेद भी नहीं करवाएगा, परंतु जैसे ही हम मंगल को ज़्यादा बली करेंगे तो विद्या बुद्धि संतान, पिता राज्य रोजगार के सुख में तो ज़्यादा फायदा होगा, लेकिन फिर यहाँ नुकसान भी ज़्यादा करेगा। तो यह सब सोच कर ही उपाय किया जाता है कि हमें कितनी मात्रा में उस ग्रह को बल देना है कि उस कुंडली में संतुलन बन सके। तो इन सब बातों पर ध्यान देना पड़ता है, जो कि आपकी कुंडली में विश्लेषण करके सब बताया गया है। और भी जब आपसे चर्चा किया जाएगा तो और भी विस्तार से समझाया जाएगा। और बुध के विषय में चर्चा करते हैं तो बुध उस कुंडली में देखिए द्वादश भाव के स्वामी है, तृतीय भाव के स्वामी हैं और यह कुंडली में आकारक होते हैं और यह सप्तम भाव में विराजमान है, लेकिन अंश बल में बिल्कुल कमजोर है। देखिए 26 अंश के हैं तो कुछ कठिनाइयों के साथ जीवन साथी का सुख प्राप्त होता है, पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। और यहाँ से लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं तो शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानी होती है और बाहरी स्थानों के संपर्क से जीवन में उन्नति होती है। यानी कि जो बुध है वो द्वादश भाव के स्वामी है और वह भी यहाँ लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं
तो ये सब जैसे चंद्रमा, मंगल और बुध, ये तीनों यही दिशा निर्देश कर रहे हैं कि जन्म स्थान से दूर उन्नति होगी। और बुध से संबंधित दान एवं उपाय करना चाहिए। और बुध वैसे भी बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, तो जब बुध की दशा अंतरदशा है तभी आपको इसका उपाय करना ज़्यादा जरूरी है। वैसे कोई हमेशा इसका उपाय करना जरूरी नहीं है। गुरु के विषय में चर्चा करते हैं, तो गुरु इस कुंडली में देखिए भाग्य भाव के स्वामी हैं और रोग एवं शत्रु, ननिहाल, इन सब के स्वामी हैं और यहाँ स्वराशि में विराजमान है। तो रोग एवं शत्रु पर तो प्रभाव रहेगा, नौकरी में सफलता प्राप्त होगी, लेकिन भाग्य की उन्नति में कुछ कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ेगा। स्वराशि में है लेकिन अंश बल में बिल्कुल मजबूत है। तो ननिहाल पद से संबंध अच्छा मिलेगा, संबंध से अच्छा सुख प्राप्त होगा, अच्छा सहयोग प्राप्त होगा, नौकरी में बहुत अच्छी भी सफलता प्राप्त होगी और शत्रु पक्ष पर प्रभाव भी रहेगा। और यदि षष्ठ भाव के स्वामी स्वराशि में विराजमान होते हैं तो ऐसा माना जाता है कि शत्रु जो होते हैं अपने घर के या अपने जानकारी होते हैं, परंतु स्वराशि में विराजमान होने के कारण उन पर प्रभाव भी रहता है। और यहाँ से गुरु दशम भाव में दृष्टि डालेंगे तो पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। अब जैसा कि हमने क्या देखा कि मंगल क्या कह रहे थे, पिता राज रोजगार के क्षेत्र में परेशानी होगी, लेकिन गुरु यहाँ उसको सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए एक ही ग्रह के फलादेश को आखिरी निर्णय नहीं मानना चाहिए। गुरु यहाँ से द्वादश भाव में देखेंगे तो बाहरी स्थानों के संपर्क से जीवन में उन्नति होगी, भाग्य की उन्नति होगी। और यहाँ से गुरु द्वितीय भाव में दृष्टि डाल रहे हैं और सूर्य के घर में दृष्टि डाल रहे हैं, तो धन एवं कुटुंब का अच्छा सुख प्राप्त होगा, धन का संग्रह होगा और ऐसे व्यक्ति मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं। और गुरु से संबंधित ऐसे व्यक्ति यदि जॉब करेंगे तो बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। और एक बात मैं बताना भूल गया कि दशम भाव के स्वामी द्वादश भाव में है, तो ऐसे व्यक्ति को जॉब करना चाहिए, स्वयं के व्यापार में सफलता प्राप्त नहीं होगी। और गुरु यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं तो यह जॉब के लिए अच्छा योग बना रहे हैं और गुरु से संबंधित जो कार्य होते हैं, क्योंकि गुरु देखिए द्वितीय भाव में भी दृष्टि डाल रहे हैं और दशम भाव में भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो गुरु से संबंधित यदि आप कोई भी जॉब करेंगे तो उसमें आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। ग्रहों से संबंधित रोजगार का जो लिस्ट है वह मेरे वेबसाइट पर पोस्ट किया गया, वो आपको भेज दिया जाएगा। अब उसके बाद हम शुक्र के विषय में चर्चा करते हैं, तो शुक्र इस कुंडली में धन एवं कुटुंब के स्वामी होते हैं और माता जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के स्वामी होते हैं और यह षष्ठ भाव में विराजमान हो गए। और देखिए 0-3 अंश के हैं, बहुत कमजोर हैं और शुक्र को षष्ठ भाव में निष्फल भी माना जाता है। तो यहाँ क्या होगा, माता, भूमि, भवन, घरेलू सुख, आमदनी, इन सब चीज़ों के क्षेत्र में कमी एवं परेशानी होगी। ऐसे व्यक्ति को परिश्रम का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है और किसी को भी उधार पैसा देने पर वापस मिलना बहुत मुश्किल है या नहीं मिलेगा, यह आप समझ कर रखें। तो यह सब आपको अपने जीवन में ध्यान देना है। यहाँ हम क्या करेंगे, शुक्र का मंत्र जाप करेंगे ताकि इनसे संबंधित हमें लाभ प्राप्त हो सके। शनि जो है यहाँ देखिए द्वितीय भाव में विराजमान है। शनि पत्नी के स्वामी हैं और रोग के स्वामी है, मृत्यु के स्वामी है और आयु के भी स्वामी इसको बोला जाएगा। जैसे अष्टम भाव को क्या बोलते हैं, आयु का भी स्वामी है और मृत्यु का भी। आयु का स्वामी इसलिए कि आयु में वृद्धि होगी नहीं होगी, कैसा होगा, यह भी अष्टम भाव में बताते हैं और मृत्यु कैसे होगी यह भी अष्टम भाव में बताते हैं। इसलिए इसको आयु का भी आप बोल सकते हैं, मृत्यु का घर भी बोल सकते हैं, दोनों भी बोल सकते हैं। तो शनि देखिए यहाँ सूर्य के घर में विराजमान है और केतु के साथ विराजमान है और इस पर राहु की दृष्टि है। देखिए शनि यहाँ पर सूर्य के घर में विराजमान है, बहुत ज़्यादा मजबूत है। अब देखिए जिस ग्रह को जो सबसे ज़्यादा राजयोग कारक ग्रह है वह तो कमज़ोर है और जो सबसे ज़्यादा परेशानी करने वाला ग्रह वह यहाँ मजबूत हो गया और राहु की दृष्टि भी है। तो यहाँ धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कुटुंब का सुख नहीं मिलता है, उनसे मतभेद हो जाता है और धन का संग्रह भी ठीक से नहीं हो पाता है। और शनि यहाँ से देखिए चतुर्थ भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तो यहाँ माता, भूमि, भवन का श्रेष्ठ सुख भी प्राप्त होता है। जैसे मैंने क्या बताया, चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र यहाँ बैठ गए तो माता, भूमि, भवन के सुख में कमी होती है, लेकिन अब शनि यहाँ से यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं अपने उच्च राशि में, तो माता, भूमि, भवन का सुख प्राप्त होता है। यहाँ से खुद के घर में दृष्टि डालेंगे तो स्वास्थ्य एवं आयु में वृद्धि होती है। और यहाँ से शनि देखिए एकादश भाव में दृष्टि डालेंगे तो आमदनी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। अब आप देख लीजिए कि शनि यहाँ पर तो परेशानी कर रहे हैं धन एवं कुटुंब के सुख में, परंतु माता, भूमि, भवन और आमदनी के क्षेत्र में सफलता दे रहे हैं। और हमने पहले क्या देखा, शुक्र का फलादेश कि माता, भूमि, भवन, आमदनी के क्षेत्र में कमी होती है, लेकिन शनि क्या कर रहे हैं, इस कमी को पूरा कर रहे हैं। तो अच्छा और बुरा दोनों ही फल दे रहे हैं। तो हमें शनि से संबंधित यहाँ दान एवं उपाय करना है और जो लाभ दे रहे हैं उनमें कोई कमी नहीं होगी दान एवं उपाय करने से, बल्कि आपको
शनि से संबंधित जो समस्या धन कुटुंब से संबंधित हो रही है उसमें आपको कमी होगी, परेशानी में कमी होगी। तो शनि का यहाँ पे आपको दान एवं उपाय करना है। और फिर हम राहु के विषय में चर्चा करते हैं। तो राहु यहाँ अष्टम भाव में विराजमान है, तो स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में परेशानी होती है। और द्वादश भाव में मंगल एवं चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा फिजूल खर्च के कारण भी परेशानी होगी, मानसिक परेशानी होगी, नींद ठीक से नहीं आएगी, आंखों से संबंधित परेशानी होगी। और मंगल और चंद्रमा लग्नेश हैं और पंचम भाव के स्वामी है, पिता राज रोजगार के स्वामी है, तो इन सभी क्षेत्रों में भी परेशानी होगी। और यहाँ से राहु द्वितीय भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तो धन एवं कुटुंब से संबंधित बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, धन का संग्रह नहीं होगा और कुटुंब से कोई सहयोग प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए आपको अपने बल पे जीवन में आगे बढ़ना है। ये सब पहले से मन बना लेना चाहिए कि हमारे कुंडली में जैसा योग है हम उसी तरीके से अपने आप को तैयार कर लें। और चतुर्थ भाव में दृष्टि डालेंगे तो कुछ कठिनाइयों के साथ माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होगा। तो राहु से संबंधित आपको दान एवं उपाय करना है। केतु यहाँ फिर वही सूर्य के घर में विराजमान है, तो धन एवं कुटुंब के सुख में परेशानी होगी। और यहाँ से षष्ठ भाव में देखिए दृष्टि डाल रहे हैं, तो शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहेगा, ननिहाल पक्ष से भी संबंध अच्छा होगा। और गुरु पे दृष्टि डाल रहे हैं तो यह भी अच्छा ही होगा, परंतु पेट में किसी प्रकार की बीमारी भी हो सकती है। यहाँ से केतु अष्टम भाव में दृष्टि डालेंगे तो स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में कठिनाई एवं परेशानी होगी, चोट इत्यादि भी लगने की संभावना बनेगी। और यहाँ से केतु आपके दसम भाव पे देख रहे हैं, तो जो पिता राज रोजगार के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कठिनाई एवं परेशानी होती है। तो केतु से संबंधित भी आपको दान एवं उपाय करना है। अब यहाँ आप दो चीज़ समझिए कि पहली बात कि आपके जीवन की उन्नति जन्म स्थान से दूर होगी। दूसरा हमने क्या देखा महत्वपूर्ण चीज़ कि धन एवं कुटुंब के सुख में परेशानी है, यानी आपको अपने कुटुंब से या किसी से भी बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त होने वाला नहीं है। तो हमें दान उपाय तो करना है, लेकिन ज्योतिष का मतलब क्या है कि आपको जो पहले से ही ज्योतिष बता रहा है तो अपने आप को आप मजबूत करें कि मुझे अपने जीवन में आगे बढ़ना है, अपने बल पे आगे बढ़ना है, कोई हमारा साथ दे या ना दे। तो ग्रहों के उपाय के साथ आपको साधना भी करना चाहिए, विशेष रूप से जो आपकी कुंडली में साधना के विषय में बताया गया है, क्योंकि साधना करने से हमारे जीवन के बहुत सारे कष्ट और परेशानी जल्दी से दूर हो जाते हैं। लेकिन एक दिन में साधना करने से, मंत्र जाप करने से नहीं होगा, आपको प्रारंभ से ही मंत्र जाप और साधना करना चाहिए, जिससे आपको बहुत विशेष लाभ प्राप्त होगा और जीवन में जो कष्ट परेशानी है उसमें बहुत ज़्यादा कमी आएगी। तो इस प्रकार आप उपाय करें और आगे बढ़ें।